नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक खेल के माध्यम से पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता को समझेंगे। राकेश और सुनीता दोनों को संख्याओं के साथ खेलना पसंद है। वे दोनों एक संख्या पट्टी का खेल खेल रहे हैं। यहाँ दर्शाए अनुसार उन्होंने एक संख्या पट्टी ली जिस पर 0 से 10 तक की संख्याएं समान अंतराल पर अंकित है। उन्होंने अपना अपना हरे रंग का टोकन 0 के पास रख दिया। उनके पास एक थैला है जिसमें लाल और नीले रंग के 2 पासे हैं। वे बारी बारी से थैले में से पासा निकालते हैं और उसे फेंकने पर प्राप्त संख्या के अनुसार अपने टोकन को संख्या पट्टी पर चलाते हैं। यदि पासा लाल रंग का है तो उसे फेंकने पर प्राप्त संख्या के बराबर स्थान तक टोकन को आगे चलाते हैं और यदि पासा नीले रंग का है तो उसे फेंकने पर प्राप्त संख्या के बराबर स्थान तक टोकन को पीछे चलाते हैं। एक बार पासा फेंकने के बाद उसे वापस थैले में रख दिया जाता है। जिसका टोकन संख्या 10 पर पहले पहुंचता है उसकी जीत मानी जाएगी। सबसे पहले सुनीता थैले में से पासा निकालती है। उसे लाल रंग का पासा प्राप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ सारणी में देख रहे हैं। उसे फेंकने पर उस पर संख्या 3 प्राप्त होती है। वह अपने टोकन को संख्या पट्टी पर 3 स्थान आगे बढ़ा देती है। पासे को फिर से थैले में रख दिया जाता है। अब राकेश की बारी है। राकेश थैले में से पासा निकालता है। उसे भी लाल रंग का पासा प्राप्त होता है, जैसा कि आप सारणी में देख रहे हैं। उसे फेंकने पर पासे पर संख्या 2 प्राप्त होती है। अतः वह अपने टोकन को संख्या पट्टी पर 2 स्थान आगे बढ़ा देता है। फिर सुनीता की बारी आती है। वह थैले में से लाल रंग का पासा प्राप्त करती है। उसे फेंकने पर संख्या 4 प्राप्त होती है। अतः वह अपने टोकन को संख्या पट्टी पर 4 स्थान आगे बढ़ा देती है। अब राकेश की बारी आती है। वह थैले में से नीले रंग का पासा प्राप्त करता है। उसे फेंकने पर संख्या 5 प्राप्त होती है। नियम के अनुसार उसे अपना टोकन 5 स्थान पीछे चलाना होता है, लेकिन जब वह अपने टोकन को 5 स्थान पीछे चलाता है तो वहां पर कोई भी संख्या अंकित नहीं होती। इस समस्या का समाधान करने के लिए वे संख्या पट्टी का पीछे की तरफ विस्तार कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, और उस पर यहाँ दिखाए अनुसार समान अंतराल पर संख्याएं अंकित कर देते हैं। इस तरह राकेश अपने टोकन को 0 के बाईं ओर संख्या 3 पर रख देता है। 0 के बाईं ओर की संख्याएं 0 के दाईं ओर की संख्याओं से अलग है। इसे बताने के लिए हम बाईं ओर की संख्याओं के साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता होती है। अब ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, चूंकि 0 के बाईं ओर है और हम जानते हैं कि जो संख्याएं संख्या रेखा पर दाईं ओर होती है वह बड़ी होती है, अतः ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी हुई। ऋणात्मक चिन्ह लगी हुई संख्याएं 0 से छोटी होती है, इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अब हम ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं का दैनिक जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्रयोग करना सीखेंगे। विपरीत दिशाओं में चलना। 0 के दाईं ओर चले कदमों को धनात्मक चिन्ह से निरूपित किया जा सकता है और 0 से बाईं ओर चले कदमों को ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित किया जा सकता है। आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से इसका प्रयोग करना सीखें। निम्नलिखित स्थानों को
धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित कीजिए। आप यहाँ एक संख्या रेखा देख रहे हैं और इस संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं अंकित है। अतः शून्य के बाईं ओर या शून्य के दाईं ओर चले कदमों को हम धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं से निरूपित कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न में आप देखिए, शून्य के बाईं ओर 6 कदम चलना है, तो ये शून्य है और शून्य के बाईं ओर 6 कदम चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो हम ऋणात्मक 6 तक पहुंच रहे हैं। अतः शून्य के बाईं ओर चले 6 कदमों को हम ऋणात्मक 6 यानी कि -6 से व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार शून्य के दाईं ओर 5 कदम, शून्य से हम दाईं ओर 5 स्थान तक चलेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से हम संख्या +5 अर्थात धनात्मक 5 तक पहुंच रहे हैं। तो शून्य के दाईं ओर चले 5 कदमों को हम धनात्मक 5 या +5 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह शून्य के दाईं ओर 3 कदम, तो यदि हम शून्य से दाईं ओर 3 कदम चलते हैं तो हम +3 तक पहुंच रहे हैं। अतः शून्य के दाईं ओर चले 3 कदमों को हम +3 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह शून्य के बाईं ओर 7 कदम, तो हमें शून्य स्थान से बाईं ओर 7 कदम तक चलना है। यदि हम 6 कदम चलते हैं तो -6 पर पहुंच रहे हैं। 1 कदम और बाईं तरफ चलें तो -7 पर हम पहुंचेंगे। अतः शून्य के बाईं ओर 7 कदम को हम -7 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। लाभ और हानि, यदि लाभ को धनात्मक चिन्ह से निरूपित किया जाता है तो हानि को ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित किया जाएगा। मान लीजिए एक दुकानदार है और वह विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करता है। उसमें जो लाभ या हानि होती है उसे यहाँ सारणी में दिखाया गया है। सरसों का तेल, उसे बेचने पर दुकानदार को 150 रुपये का लाभ होता है। इसे हम उचित चिन्ह के द्वारा व्यक्त करेंगे। यहाँ इसे हम +150 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है। इसी तरह से चावल को बेचने पर 250 रुपये की हानि होती है और हानि को हम ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। अतः इसे हम उचित चिन्ह लगाकर लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, ऋणात्मक 250। इसी तरह से काली मिर्च बेचने पर उसे 225 रुपये का लाभ होता है, तो इसे हम धनात्मक चिन्ह लगाकर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे +225। इसी तरह से गेहूं को बेचने पर 200 रुपये का लाभ होता है, अतः इसे हम लिखेंगे +200। मूंगफली का तेल बेचने पर 330 रुपये की हानि होती है, अतः इसे हम ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखेंगे -330। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऊंचाई कम होती जाती है। इस प्रकार समुद्र स्तर तल से नीचे की ऊंचाई को हम एक ऋणात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं और समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। यदि कमाई गई यानी अर्जित की गई राशि को धनात्मक चिन्ह से निरूपित किया जाए तो खर्च की गई राशि को ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित किया जा सकता है। इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को धनात्मक चिन्ह और 0 डिग्री से नीचे के तापमान को ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित किया जाता है। आइए एक प्रश्न को हल करने के माध्यम से इसे सीखें। निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ
लिखिए समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। क्योंकि समुद्र तल से 100 मीटर की नीचे की स्थिति को हमें संख्या के द्वारा व्यक्त करना है, तो यहाँ हम ऋणात्मक संख्या का प्रयोग करेंगे। तो इसे लिखेंगे -100 मीटर। दूसरे भाग में 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर के तापमान को हमें व्यक्त करना है, तो यहाँ हम धनात्मक संख्या का प्रयोग करेंगे। तो इसे लिखेंगे +25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह तीसरे भाग में हमें 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखना है। तो यहाँ हम ऋणात्मक संख्या का प्रयोग करेंगे और इसे लिखेंगे -15 डिग्री सेल्सियस। अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्याएं, यह आपने पहले सीख रखी है। प्राकृत संख्याएं जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है उन्हें हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से आगे। तो ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यदि हम इन संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दें तो फिर हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। अतः पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे संख्याएं होती है। अभी अभी हमने ऋणात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो -1, -2, -3, -4 इस तरह की जो संख्याएं हैं ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। अब यदि ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह में हम पूर्ण संख्याओं को मिला दें तो हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है उनके संग्रह में हमारे पास जो संख्याएं हैं वह होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आगे। और 0 के बाईं तरफ भी कुछ संख्याएं होगी, जैसे -1, -2, -3 इस तरह से। तो इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। हम पूर्णांक संख्याओं और विभिन्न प्रकार की संख्याओं को यदि कुछ आकृतियों के द्वारा व्यक्त करें, जैसे कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह को इस आकृति से व्यक्त करें, पूर्ण संख्याओं को हम इस आयताकार आकृति से व्यक्त करें, ऋणात्मक पूर्णांकों को हम इस त्रिभुजाकार आकृति से व्यक्त करें, 0 को हम इस तरह के वृत्त के द्वारा व्यक्त करें और पूर्णांक को हम इस आकृति से व्यक्त करें, तो हम इन सभी संख्याओं के बीच में जो आपसी संबंध है उसे दाईं ओर की इस आकृति के द्वारा बता सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सबसे भीतर आकृति है ये प्राकृत संख्याओं के संग्रह को व्यक्त कर रही है, और यदि इसमें हम 0 को मिला दें तो ये जो आयताकार आकृति है उसके भीतर पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं शामिल है। और ये जो त्रिभुजाकार आकृति है ये ऋणात्मक पूर्णांक को व्यक्त कर रही है। तो ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं ये सभी पूर्णांकों के संग्रह में होती है, इसलिए बाकी सभी आकृतियों को हमने पूर्णांक की आकृति के भीतर रखा है। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के आपसी संबंध को समझ सकते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। जैसा कि आप जानते हैं, संख्या रेखा पर हमने 0 और धनात्मक संख्याओं को व्यक्त किया था। संख्या रेखा पर कहीं पर भी हम 0 अंकित कर देते हैं और उसके दाईं तरफ समान अंतराल पर हम धनात्मक पूर्णांकों को लिखते जाते हैं।
यदि हमें ऋणात्मक पूर्णांक भी लिखने हैं तो इसके लिए हम शून्य बिंदु के बाईं तरफ समान अंतराल पर ऋणात्मक संख्याओं को लिखेंगे जिन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इस तरह से शून्य के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन शून्य भी पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पर शून्य, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इन सब से मिलकर पूर्णांकों का संग्रह बनता है। पूर्णांकों की तुलना। यदि हमें दो पूर्णांकों की तुलना करनी है तो इसके लिए भी हम संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि संख्या रेखा पर कोई पूर्णांक जितना दाईं तरफ होता है वह उतना ही बड़ा होता है, तो इसलिए यदि हम संख्या रेखा पर दो पूर्णांक लें तो उनमें से जो पूर्णांक दाईं तरफ होगा वह बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पूर्णांक लेता हूं 5 और दूसरा पूर्णांक लेता हूं 2, तो निश्चित रूप से 5 जो है वो बड़ा होगा 2 से, क्योंकि 5 2 के दाईं तरफ है। इसी प्रकार यदि मैं कोई ऋणात्मक पूर्णांक लेता हूं जैसे -2 और एक और ऋणात्मक पूर्णांक लेता हूं -7, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ -2 -7 से बड़ा होगा, क्योंकि -2 -7 के दाईं ओर है। तो इस तरह से हम दो पूर्णांकों की तुलना कर सकते हैं। या हम ये भी आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक शून्य के बाईं ओर है और धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाईं ओर है। यदि हम कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं जैसे -5 और कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं जैसे +4, तो हम कह सकते हैं कि जो -5 है ये छोटा होता है 4 से, क्योंकि -5 इस 4 के बाईं ओर है। चलिए अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। उचित चिन्ह बड़ा है या छोटा है का प्रयोग कीजिए। यहाँ दो संख्याएं दे रखी है जिनकी हमें तुलना करनी है और हमें उचित चिन्ह का प्रयोग करना है, बड़ा है या छोटा है। तो उचित चिन्ह का प्रयोग करने के लिए हम संख्या रेखा की मदद ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर जो शून्य है और -8 है उनकी स्थिति को हम देखें तो -8 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं तरफ है, अतः -8 शून्य से छोटा है, या यूं कह सकते हैं कि शून्य -8 से बड़ा है, अतः हम यहाँ पर बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे। इसमें देखिए -1 और -15 की तुलना करनी है, तो -1 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर एक स्थान पर है -1, और -15 की स्थिति को हम यहाँ देखें तो संख्या रेखा पर हमें बाईं तरफ काफ़ी दूर तक चलना पड़ेगा, -2 -3 -4 -5 -8 के भी काफ़ी दूर बाईं तरफ हमें चलना पड़ेगा, तब -15 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि -15 -1 के बाईं ओर होने की वजह से छोटा है, अतः -1 -15 से बड़ा हुआ, तो हम यहाँ पर बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे। तो -1 बड़ा है -15 से। इसी प्रकार 5 और -5 की यदि हम तुलना करें तो चूंकि 5 धनात्मक पूर्णांक है जो शून्य के दाईं तरफ होता है और -5 शून्य के बाईं तरफ होता है, अतः धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा हुआ, तो यहाँ हम बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार यदि 11 और 15 की तुलना करें और इस संख्या रेखा की कल्पना करें आगे की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि 11 15 के बाईं तरफ होगा, अतः यहाँ 11 15 से छोटा है, इसलिए हम छोटा है का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह 0 और 6, इसमें से 0 छोटा हुआ 6 से, क्योंकि 0 6 के बाईं तरफ है। आप यहाँ संख्या रेखा पर देख सकते हैं 6 जो है वो 0 के बाईं तरफ है। इसी तरह से -20 और 2 की यदि हम तुलना करें तो -20 ऋणात्मक पूर्णांक है
ये शून्य के बाईं तरफ है और 2 धनात्मक पूर्णांक है, ये शून्य के दाईं तरफ है। अतः -20 2 से छोटा है, तो हम यहाँ छोटा है चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए एक प्रश्न हल करते हैं। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ इस प्रश्न के 4 भाग हैं, इन्हें एक एक करके हम हल करते हैं। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो सबसे पहले हम -2 की स्थिति को अंकित करते हैं और अब -2 के दाईं ओर 4 कदम चलना है, तो यहां से चलना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, तो हम 2 पर पहुंच रहे हैं, तो हम लिखेंगे +2, क्योंकि किसी संख्या के साथ कुछ भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है तो वो धनात्मक चिन्ह लगा हुआ मानते हैं। यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो सबसे पहले हम संख्या 1 की स्थिति पर पहुंचते हैं और अब उससे हमें बाईं ओर 5 कदम चलना है। 1 2 3 4 5, तो इस तरह हम -4 संख्या तक पहुंचते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ -4। यदि हम संख्या रेखा पर -2 पर हैं तो -8 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? तो यहाँ सबसे पहले हम -2 की स्थिति को और -8 की स्थिति को अंकित कर लेते हैं। अब हमें -2 से चलना है और -8 तक पहुंचना है, तो निश्चित रूप से हमें बाईं दिशा में चलना पड़ेगा। और कितने कदम चलना पड़ेगा? यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो निश्चित रूप से -2 से -8 तक पहुंचने के लिए हमें बाईं ओर 6 कदम चलना पड़ेगा। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? तो सबसे पहले हम -6 और -1 को संख्या रेखा पर अंकित कर लेते हैं। अब -6 से हमें -1 तक पहुंचना है, तो निश्चित रूप से हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा। और कितने कदम चलना पड़ेगा? चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से -6 से -1 तक पहुंचने के लिए हमें 5 कदम दाईं ओर चलना पड़ेगा। आज हमने पूर्णांकों का दैनिक जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्रयोग करना सीखा। अगले भाग में हम पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। नमस्कार।